हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मानव में पोषण। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मानव में पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन या भोजन के अवयव या खाना जिसे तुम बोल दो। तो सवाल नंबर एक है, भोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता भैया इसलिए पड़ी, एक तो ऊर्जा, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। डेली जीवन में हम जो काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। दूसरी हमारी जो सेल डेड हो जाती है उनकी रिपेयर के लिए, और उन सेल की वृद्धि के लिए। तीसरी बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और उसके निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट, जितनी अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, जितनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, भले ही वो डाइजेशन से संबंधित हो चाहे कोई अलग उपापचय क्रियाएं, उनको कंप्लीट करवाने के लिए। और चौथा है, रोगों से लड़ने के लिए जो हमें ताकत कौन देता है, हमें विटामिन ताकत देते हैं। तो विटामिन ताकत देते हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे, हमें भोजन से मिलेंगे, पोषण से मिलेंगे, उनसे। और शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए या कोई वायरस प्रवेश कर जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम बीमार हो ही ना। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, फिजिकल वर्क करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ये तो है मानव में पोषण जरूरी क्यों है, मतलब आवश्यक क्यों है। ये तो चार आंसर देख लो आप। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मोटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के लिए, डिजीज से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए, और डेली लाइफ पे काम करने के लिए। अब सवाल आता है कि भाई क्या सभी पोषक तत्व तो एक जैसे होते हैं क्या। अब एक जैसे नहीं होते तो अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होते हैं तो उसका अलग अलग वो होते कैसे हैं? तो शरीर में ऊर्जा देने वाले जो पोषक पदार्थ है ना, उनमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, जिसका मानव सबसे ज्यादा पोषण कर, ये ऐसा पोषक तत्व है जो मानव सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। सेकंड है प्रोटीन, और थर्ड है वसा। क्रम में भी सबसे ज्यादा इसका सेवन करता है, फिर इसका सेवन करता है, और सबसे कम इसका सेवन करता है। संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण या बॉडी की रिपेयर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन को हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, प्रोटीन को कहते हैं निर्माणकारी इकाई। क्या कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं शरीर की निर्माणकारी इकाई। शरीर के निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ध्यान रखना प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको निर्माणकारी इकाई भी कहते हैं। और जितने भी उपापचय रिएक्शन है ना, उनको कंप्लीट करवाने के लिए आपके सबसे ज्यादा योगदान है विटामिन का, और वैसे सबसे ज्यादा योगदान है पानी का, क्योंकि जितने भी एंजाइम सब किससे मिलकर बने होते हैं, पानी से मिलकर बने होते हैं, मतलब H2O से मिलकर बने होते हैं। लार में तो 95% होता है, वाटर 5% ही होते हैं एंजाइम। और है खनिज तत्व। ठीक, अब खनिज तो कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। एक तुम शुरू से एक बात दिमाग में सेट कर लो अपने, कि 1 ग्राम तुम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, 1 ग्राम बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट जाता है किसी भी रूप में जाए, जब उसका दहन करवाते हो, तो दहन का अर्थ यहाँ समझ लेना ऑक्सीडेशन करवाते हो, या मतलब ऑक्सीकरण करवाते हो, तब आपके शरीर को उससे कितनी एनर्जी मिलती है, 4.3 कैलोरी मिलती है। यदि आपने 4.3 किलो कैलोरी बर्न कर देना, तो इसका मतलब साफ है कि आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का दहन कर लिया। अगला है, यदि आप 1 ग्राम प्रोटीन का दहन कर ले हो ना, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके शरीर को 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। और 1 ग्राम यदि आप वसा का दहन करते हो, तो पक्का एनर्जी कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। तो अब इन तीनों डाटा को देखने पर हमारे एक बात समझ में आ गई, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, ग्राम में बात करें तो 1 ग्राम लेंगे तो सबसे ज्यादा हमें मिलती है लिपिड, तो सबसे ज्यादा लिपिड लिख दिया मैंने। फिर किससे मिलती है, प्रोटीन लिख दिया। और फिर किससे मिलती है, तो मैं लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट अपने। तो ये क्रम ध्यान रखना, ये परीक्षा में आता है सवाल। अगला सवाल देखते हैं। भोजन के जो प्रमुख अवयव है ना, वो कितने प्रकार के हैं, और उनको प्रकारों में कैसे डिवाइड किया गया है। हम, एक तो होता है मुख्य पोषक तत्व है, और एक होते हैं सहायक पोषक तत्व। सहायक को आप गौण भी बोल सकते हो, सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व बोल सकते हो। मुख्य पोषक तत्व का मतलब होता है वे पोषक तत्व जिससे मानव को एटीपी के रूप में एनर्जी मिले, मतलब मानव को ऊर्जा मिले डायरेक्ट उनसे, बस इतना ही काम है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और वसा है। ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक यौगिक है, और इनका ये जटिल ऑर्गेनिक यौगिक है। और भोजन का जब पाचन होता है, तब भोजन के पाचन के बाद जब इनके सबसे जो छोटे रूप मिलते हैं, जब उनका शोषण होता है,
तब एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? एक विटामिन है, एक खनिज है और एक जल है। ये जो विटामिन है ना, इसका तो तुम विशेष ध्यान रखना, इसको मानव शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है, बाकी जीव में मिलती है लेकिन मानव को नहीं मिलती। आगे बात करें अब, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि पोषण क्या है। पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये मैं कहूं पचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो कार्बो और कार्बो का अर्थ है यहाँ कार्बन, दूसरा है हाइड्रेट। क्या है? हाइड्रेट। जब भी हाइड्रेट शब्द सुनने को मिले तब समझ जाना मास्टर बात कर रहा है जल की, या प्रश्न पत्र में जल की बात की गई है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CxH2O। यहाँ जो एक्स वाई है उनके न्यूनतम नंबर कितने होने चाहिए? कम से कम 6 तो होने ही होने चाहिए। 6 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 6 से कम नहीं हो सकते। अगला देखो, अब परिभाषा दी गई कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो किससे मिलकर बने हों? कार्बन, तथा किससे मिलकर बने हों? जल, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बन और जल से जो मिलकर यौगिक बनते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमें होता क्या क्या? अच्छा, एक सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो ध्यान रख लेना, इनमें 3 तत्व होते हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कौन बना होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:1 होता है, 1:2 के रूप में होता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। इसको एक नाम से और से जाना जाता है जिसको बोलते हैं अपन डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। किस नाम से जाना जाता है इसको? हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, डेक्सट्रोज बोलते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, हेल्दी व्यक्ति है, वो प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है? 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन उसे करना चाहिए, वो करता भी है। और शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का बड़ा कार्य कौन करता है? कौन सा पोषक तत्व करता है? तो ध्यान रखना, शरीर को तुरंत एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और उस तुरंत एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? डी ग्लूकोज, जिसे हम मार्केट में किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज डी दे दो हमें। अगला देखते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के नाम से भी जाना जाता है। जब स्टार्च का या मंड का मतलब जब आप भोजन खाते हो ना, और वो जो भोजन खा रहे हो जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है, यदि उसका दांतों के ऊपर जमाव हो जाएगा ना, तुरंत आपके दांतों में क्षय होने लग जाए, मतलब दांत खराब होने लग जाएंगे। और जो छोटे कार्बोहाइड्रेट है, या मैं इनको जिनको मैं ऐसे बोल दूं सरल कार्बोहाइड्रेट है, वो सरल कार्बोहाइड्रेट है ना, वो स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे लगेंगे आपको। जैसे ग्लूकोज खा के देखो तो मीठा लगेगा, इसलिए इन्हीं में क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? शुगर के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल तुम ध्यान रखना, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। सुक्रोज को तो हम चीनी बोलते हैं, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगली सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? ध्यान रखना, अनाज के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अनाज में किसमें? गेहूं में, जौ में, मक्का में, चावल में और बाजरा में। इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और एक बार तो परीक्षा में सवाल में पूछ लिया गया था कि मक्का में निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है? ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला देखते हैं, शहद जो है ना, शहद, शहद में फ्रक्टोज मिलेगा, मैं एफ लिख रहा हूं। अंगूर में ग्लूकोज मिलेगा, आलू में स्टार्च मिलेगा, केले में भी स्टार्च मिलता है, गुड़ में सुक्रोज मिलेगा। ध्यान रखना, गुड़ में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। और गन्ना जो होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? सुक्रोज। और सुक्रोज का मतलब मैं बोल रहा हूँ चीनी, जो घर में अपन चीनी यूज करते हैं ना, उसको हम सुक्रोज बोलते हैं रसायन विज्ञान की भाषा में या बायो की भाषा, या मेडिकल के रूप में। अब कृत्रिम शर्करा, अब कृत्रिम शर्करा क्यों उपयोग में ली जाती है उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, वो सुनो ध्यान से। ये कृत्रिम शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं, इसका मतलब ऐसे लगता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये स्वाद में होते हैं केवल मीठे, टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, पर रासायनिक रूप से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे एग्जांपल में बात करूं सेकेरिन और एस्पोर्टम, आपने नाम सुना होगा, ऐड में देखा भी होगा, शुगर फ्री शुगर, तो वो ये कृत्रिम शर्करा की बात कर रहा है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मधुमेह, या जिसे मैं बोल दूं शुगर या डायबिटीज मेलाइटिस, जो रोगी होते हैं ना, उन रोगियों को कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके शरीर में पहले ही शुगर का लेवल बड़ा होता है, और उनको कृत्रिम शुगर दी जाती है ताकि उनको ऐसे नहीं लगे कि मीठा नहीं खा रहे हैं। तो उनको कौन सी सलाह दी जाती है? तो ध्यान रखना, मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस जो है ना, उनके रोगियों को कृत्रिम शर्करा दी जाती है खाने के रूप में। एक बात, अभी डायबिटीज होता कैसे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, बीच में आ गया मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस।
शुगर को मधुमेह बोलते हैं और इसको विज्ञान की भाषा में डायबिटीज मेलाइटिस है, मेडिकल की भाषा में डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। शरीर में आप जो कुछ खाते हो उससे ग्लूकोज बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं। और यदि ये कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज्यादा बढ़ जाए ना, तो शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो इंसुलिन इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये तब जब ग्लूकोज शरीर में ज्यादा और इंसुलिन हार्मोन हो। अगर शरीर में अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर दे तो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल बढ़ेगा तो एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटिस। ध्यान रखना इस बात का कि डायबिटीज मेलाइटिस रोग कब होता है, जब शरीर में शर्करा का लेवल बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। और तुम ये भी बोल सकते हो कि शुगर के शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन न हो। इस बात का ध्यान रखें। अगला देखो, अब कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड इकाई। अब मोनोसेकेराइड जब भी तुम्हें शब्द मिले ना, तो तुम एक बात को ध्यान रखना, C6H12O6, इसका मतलब ही मोनोसेकेराइड होता है। C6H12O6 का मतलब मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड का मतलब C6H12O6। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो सबसे छोटी इकाई है जिसको और ज्यादा छोटे रूप में हम नहीं तोड़ सकते, केवल इतना ही टूटेगा ये। अब सवाल क्या है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ये भी लिख रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसेकेराइड इकाइयां है ना, उनके मध्य एक बंध पाया जाता है। वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? वो आपस में जुड़ी होती है ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा। ये सवाल आता है परीक्षा में। ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा किसकी इकाइयां जुड़ी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती है, जिसके द्वारा ये डाइसेकेराइड में और ट्राइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। आगे देखते हैं। अब एक शब्द दिया है एकलक इकाई, और यहाँ जो एकलक इकाई दिया है ना, उसका मतलब क्या है? तुम इसका मतलब समझोगे C6H12O6, मतलब वही बात। इसको क्या समझोगे? मोनोसेकेराइड में एमएस लिख रहा हूं, मोनोसेकेराइड। एकलक इकाई तथा कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। एक तो होता है मोनोसेकेराइड। अब जैसे ही तुम मोनोसेकेराइड देखो ना, तो तुम एक बात दिमाग में रखनी है, C6H12O6। और डाइसेकेराइड का मतलब होता है C12H22O11। और पॉलीसेकेराइड का मतलब यहां होता है भैया C6H10O5। और यहाँ कितने इकाइयां होंगी? इसकी N होंगी। अब मोनोसेकेराइड का मतलब C6H12O6, जिनका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है, वो सारी मोनोसेकेराइड है। उनमें है कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज और राइबोज। पर ध्यान रखना, ये C6H12O6 इनका रासायनिक सूत्र जरूर है, लेकिन ये दिखने में ही है ऐसा, अलग अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं इसमें। और डाइसेकेराइड का मतलब होता है C12H22O11। इसमें कौन कौन है? एक आपका माल्टोज है, एक आपका सुक्रोज है, एक आपका लैक्टोज है। अब पॉलीसेकेराइड कौन कौन है? तो ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइड में एक आपका स्टार्च है, एक आपका सेलुलोज और एक आपका ग्लाइकोजन है। तो ध्यान रखना, सवाल आ सकता है निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? और 3 ऑप्शन ये दे दे और एक ये दे दे, तो जो इनके अलावा जो होगा वो इसका आंसर होगा। हम सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज C6H12O6 किस नाम से जानते हैं? इसे सरल रक्त शर्करा के नाम। ध्यान रखना, इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है इसको। और किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। तुम याद करो कैसे करोगे? G से ग्रेप्स और G से ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज किस में पाया जाता है? सॉरी, ग्रेप्स में ग्लूकोज पाया जाता है और पके हुए अंगूरों में पाया जाता है फ्रक्टोज। आप ये जो नेचर है ना, उसकी सबसे अगर कोई मीठी शर्करा है नेचर की, तो वो फ्रक्टोज है। और एप से फ्रक्टोज और एप से फ्रूट। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ध्यान रखना, फ्रक्टोज पाया जाता है। और शहद, शहद मतलब हनी, जो मधुमक्खियां जो शहद बनाती है ना, उसमें ग्लूकोज भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। और ये बड़ा बढ़िया है भाई, ये वाला तो ग्लैक्टोज। इसको जानते हैं ब्रेन शुगर के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रेन शुगर बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। और पाया किसमें जाता है? दूध में पाया जाता है। तुम एक बात दिमाग में सेट कर लो, ये आपको कभी भी मुक्त रूप में नहीं मिलेगा, ये हमेशा लैक्टोज के अंदर मिलेगा। लैक्टोज के अंदर होता क्या है? एक ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड, एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इकाई के रूप में, दूसरा ग्लेक्टोज मोनोसेकेराइड इकाई के रूप में, और दोनों आपस में ग्लाइकोसाइटिक द्वारा जुड़कर लैक्टोज का निर्माण कर देते हैं। लेकिन उस वैसे ग्लेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड इकाई है, लेकिन ये मुक्त अवस्था, ये एकमात्र ऐसी मोनोसेकेराइड इकाई है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। मतलब इसको आप देख नहीं सकते हो, ये दूध के अंदर ही होती है। अगली सुक्रोज C12H22 वगैरह, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। और क्या जानते हैं इसको? हम टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर का मतलब होता है घर में मिल जाएगी आपको टेबल के ऊपर, जैसे टेबल साल्ट का फॉर्मूला होता है ना NaCl, वैसे होती है सुक्रोज। इसका सोर्स ध्यान रखना, गन्ने से निकल जाती है, गन्ना।
अगला है लैक्टोज। लैक्टोज मैंने आपको अभी बताया था, इसको बोलते हैं दुग्ध शुगर या मिल्क शुगर। अगला है माल्टोज। माल्टोज किस में पाया जाता है? जौ में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है और गेहूं में पाया जाता है। इन दोनों में कौन पाया जाता है? माल्टोज। ये मक्के के लिए पूछा गया था एक बार कि मक्के में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ध्यान रखना माल्टोज पाया जाता है। अब अगली बात करते हैं पॉलीसेकेराइड में आ गए हम। पॉलीसेकेराइड में हम बात करते हैं स्टार्च की। प्लांट के अंदर या पौधों के अंदर जो भोजन संचय रहता है ना, वो किस रूप में रहता है? या तो वो बीज के रूप में रहेगा या वो फल के रूप में रहेगा। तो ये मान लो कोई प्लांट है और ये इसके ऊपर बीज लगे हुए हैं, तो ये जो बीज है ना, तो आप बोल सकते हो ये स्टार्च है। और ये तने वाला जो भाग होता है ना, ये कौन, ये क्या है? सेलुलोज है। कौन है ये? सेलुलोज है। अरे सेलुलोज को कौन खाता है? मवेशी खाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी खाते हैं। और स्टार्च को कौन खाता है? स्टार्च को खाते हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्टार्च का पाचन हो सकता है, सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता। वास्तव में स्टार्च है क्या? ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, बहुलक है। अरे एक बात हो, लेकिन तुम्हें पहचान करनी ना ये स्टार्च है कि नहीं। तुम उसके अंदर आयोडीन मिला दो, तुरंत नीला कलर आएगा। जैसे नीला कलर आए ना, तो बोल देना ये स्टार्च। तो ये प्रैक्टिकल भी है और वैसे परीक्षा में प्रश्न भी आ जाता है कि आपको स्टार्च की पहचान कैसे करेंगे। तो आयोडीन मिला देंगे और नीला कलर आ जाएगा और हम बोल देंगे इसमें क्या है, इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा स्टार्च। अगला देखो, जंतुओं में भोजन किसके रूप में संचित रहता है? भैया ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, और उसे कहते हैं जंतुमंड। ध्यान रखना, जंतुमंड का मतलब यहां स्टार्च ही है। जंतुमंड के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लाइकोजन भी जाना जाता है। और ग्लाइकोजन होता क्या है वो सुन लो। जब तुम शरीर में खाना खाते हो तो बनता है ग्लूकोज, मतलब शरीर में एक्सेस अमाउंट हो जाए ग्लूकोज की। तब एक हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम है भैया इंसुलिन। मैं पहले बता भी चुका। और ये इंसुलिन इस हार्मोन को रासायनिक रूप से, ये जो ग्लूकोज होता है ना, मतलब शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा एक्सट्रीम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तब ये ग्लूकोज को ये इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लूकोज का रूप बदल देता है और इसे किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल देता है। तब ग्लूकोज का लेवल तो घट ही जाएगा ना, और ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इस ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं? जंतुमंड कहते हैं। और ये सेव कहाँ होता है? संग्रहित कहाँ होता है? एक तो ये लीवर के पास हो जाता है, दूसरा कहाँ होता है? ये मसल्स में से हो जाता है। और किसका बोलोगे? क्योंकि ग्लूकोज से बना, तो ग्लूकोज का ही बोलोगे होगा। तो शरीर इस ग्लाइकोजन का होगा क्या? अब जब शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, वापिस जब शरीर को ऊर्जा चाहिएगी, तब वापिस ये ग्लाइकोजन किस में बदल सकता है? ग्लूकोज में बदल सकता है। किसके माध्यम से? एक हार्मोन है ग्लूकेगोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? ग्लूकेगोन के माध्यम से। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, बट जब ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलता है ना, तब रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखना, इसे जंतुमंड के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्लाइकोजन को जानते हैं। अब बात करते हैं आगे सेलुलोज। एक सवाल तो ध्यान रखना पक्का ही आएगा सेलुलोज का। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और ये भी किसका बहुलक है? ये भी भैया ग्लूकोज का बहुलक है। मतलब ये सब मिलकर किससे बनी है? सबसे छोटी मोनोसेकेराइड इकाई ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। और पाया कहां जाता है? कोशिका भित्ति जो होती है ना प्लांट की, उसके अंदर सेलुलोज होता है। और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्बनिक पदार्थ है। मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? मनुष्य का जो पेट होता है ना, उसका एक ही पार्ट होता है। मवेशी इसका कर सकते हैं क्योंकि उसके 4 पार्ट होते हैं। आगे जब बात करेंगे कभी टॉपिक आएगा। और इसके सोर्स कौन से हैं? रेयन, रेसे और कपास। कपास में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 90%। ध्यान रखना इस बात का। और कपास में कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज किसमें पाया जाता है? तुम वहां कपास ढूंढते हो, वहां कपास नहीं मिलता है। कपास की जगह तुम्हें वो फाइबर भी दे सकता है। ध्यान रखना, क्या दे सकता है? फाइबर दे सकता है, फाइबर के रेसे दे सकता है। और बाद में पाया जाता है लकड़ी में कितना परसेंट पाया जाता है? 60% पाया जाता है। अब देखो आगे, एक बढ़िया सी बात बताता हूं तुम्हें। ये जो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना, वो किस किस मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं? और डाइसेकेराइड का सामान्य मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, C12H22O11, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब जैसे डाइसेकेराइड में बात करूं, माल्टोज जो गेहूं जो मक्का में पाई जाती है, उसमें होता क्या है? वास्तव में उसके अंदर ग्लूकोज की 2 इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ जाती है और किसका निर्माण हो जाता है? माल्टोज का। ऐसे ही सुक्रोज है, इसका भी फॉर्मूला क्या है? यही है C12H22O11। इसके अंदर क्या होता है? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, और दोनों किस बंध द्वारा? ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण कर देती है? सुक्रोज का निर्माण कर देती है। ऐसे ही है लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, उसमें क्या होता है? एक ग्लूकोज की इकाई एक ग्लेक्टोज की इकाई,
दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, लैक्टोज का निर्माण कर देती है, और लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अब सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या काम आता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ काम में लोगे आप कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य। तुम जो डेली फिजिकल वर्क करते हो ना, जो काम करते हो, तुम थक जाते हो और उसके बाद तुम्हें शरीर को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के शरीर जो है ना वो तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, ऊर्जा संग्रहण का भी कार्य करता है, ये वसा को डाइजेस्ट करने का भी कार्य करता है। और जो शरीर में प्रोटीन जो होता है ना, इसका निर्माण आयरन नहीं कर रहा है, उसके निर्माण में भी सहायक है। और सबसे बढ़िया काम है तुरंत ऊर्जा एट ए टाइम एनर्जी देने का कार्य करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कौन से रूप के द्वारा, जब आप बॉडी के अंदर क्या लोगे, डी ग्लूकोज लेवल। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात और रहेगी, वो और कर लें। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ये जो डीएनए है ना, ये मनुष्य का सॉफ्टवेयर है। माता पिता से बच्चों के अंदर जो सूचनाएं जाती है ना, वो डीएनए की मदद से जाती है। इसीलिए हम डीएनए को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। मेरे पर्सन याद आ गया तो मैंने तुमसे शेयर कर लिया। आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक इकाई जो होती है ना बॉडी के अंदर, वो होती है जीन। ध्यान रखना। अब सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट से डीएनए और आरएनए का लेना देना क्या है। वैसे आरएनए का और बता दो, इसने हमारा क्या बिगाड़ा। आरएनए शरीर में निर्माण करता है प्रोटीन का, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ध्यान। डीएनए जो है ना, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है डीएनए, उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए का जो पूरा नाम है ना, वो है राइबोज शुगर। तो ध्यान रखना, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।